गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। तो जब हम लिम्ब की बात करते हैं, चाहे वो फोर लिम्ब हो चाहे हाइंड लिम्ब हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसमें एक तो एक्सिस के बारे में कि एक्सिस कितने हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक होता है, सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टाइलोपोड, ज़ूगोपोड, ऑटोपोड। हाथ की मदद से बताती हूँ कि कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है। जो ये पार्ट है, इतना पार्ट है, यानी कि क्या है, इसमें ह्यूमरस है। अगर हम पैर की बात करें तो क्या है, फीमर है। तो जो ये वाला पार्ट है, इसको हमने क्या कहा है, इतने पार्ट को, यहां से लेके इतने पार्ट को हमने कहा है क्या, स्टाइलोपोड। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, इसको हमने क्या कहा है, ज़ूगोपोड का है। और उसके बाद जो डिजिट्स है, उसको हमने क्या कहा है, ऑटोपोड का है। ठीक है, तो क्या बात कर रही हूं मैं कि इसमें आ जाती है ह्यूमरस, इसमें आ जाएगी रेडियस और अल्ना, और इसमें क्या आएंगे, डिजिट्स आएंगे, है ना। इसके बाद हम एक्सिस की बात करते हैं। तो मैं एक्सिस आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 तरह की एक्सिस हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, डोर्सल वेंट्रल और प्रोक्सिमल और डिस्टल। देखो, एक है प्रोक्सिमल डिस्टल, एक है डोर्सल वेंट्रल, एक है एंटीरियर पोस्टीरियर। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल का क्या मतलब है? प्रोक्सिमल होता है बॉडी के बहुत नजदीक जो होता है, जैसे कि ये मैं कहूँ, ये क्या हो गया, मेरा प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डिजिट्स है, थोड़ी दूर है ना बॉडी से, ये क्या हो गया, डिस्टल पार्ट हो गया। ठीक है, जब हम डोर्सल और वेंट्रल की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डोर्सल पार्ट है वो नकल वाला पार्ट है, और जो वेंट्रल पार्ट है वो पाम वाला पार्ट है ना। ऐसे ही जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करते हैं, तो जो थंब वाला पोर्शन है, ये थंब वाला पोर्शन है, ये एंटीरियर साइड है। पिंकी फिंगर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वेंट्रल साइड है। ठीक है, थंब और फिंगर। ठीक है, नकल्स, डिजिट्स, है ना, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, जब हम लिम्ब की बात करते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम से लिम्ब फील्ड की फॉर्मेशन होती है, लिम्ब बड की डेवलपमेंट होती है। देखो, एक होता है थोरेसिक रीजन और एक होता है लुम्बर थोरेसिक रीजन। ठीक है, तो जो थोरेसिक रीजन है ना, थोरेसिक रीजन से किसकी फॉर्मेशन होती है, फोर लिम्ब की जो बड है उसकी फॉर्मेशन होती है। और थोरेसिक लुम्बर रीजन से जो फॉर्मेशन होती है वो होती है हाइंड लिम्ब की, हाइंड लिम्ब बड की। ठीक है, ये किसका पार्ट है, थोरेसिक रीजन या थोरेसिक लुम्बर रीजन, वर्टिब्रल कॉलम का, ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं कि वर्टिब्रल कॉलम है, ये उसका थोरेसिक पार्ट है। थोरेसिक पार्ट से फोर लिम्ब के लिए बड की फॉर्मेशन होगी, और जो थोरेसिक लुम्बर रीजन है उससे किसके लिए होगी, हाइंड लिम्ब के लिए लिम्ब बड की डेवलपमेंट होगी। जब हम लिम्ब बड की बात करते हैं ना, तो 2 तरह की सेल आती हैं बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, मान लो ये एक लिम्ब बड है, ठीक है, इसमें जो हम बात करते हैं, एक तो होती है सेंट्रल सेल की हम बात करते हैं, सेंट्रल सेल से ही बननी है जो भी लिम्ब बड बननी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या होती है, इसके साथ में और भी सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ और यहाँ। तो ये होती है पेरीब्रैंकियल फ्लैंक सेल, फ्लैंक, और होती है शोल्डर गर्डर। ये सारी सेल इक्वली पोटेंट है लिम्ब बड की फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन मेनली सेंट्रल सेल जो है वो लिम्ब बड की फॉर्मेशन करती है। जब हम बात करते हैं कि कितनी लेयर आती हैं, तो उसमें एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एक्टोडर्म। देखो,
ये है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, और ये है एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म है वो आगे जाके AER बनाएगी। AER मतलब एपिकल एक्टोडर्म रिज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो मैं बता रही हूँ कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म में वहां दो तरह की सेल होंगी। एक तो होगी मीजनकाइमल सेल, मीजनकाइमल सेल, ठीक है, मीजनकाइमल सेल में ही डिवीजन होगा मेनली तो, ठीक है। और एक होगी सोमाइट सेल। जो मीजोडर्म है वहां पे दो सेल होगी, मीजनकाइमल और सोमाइट। जो मीजनकाइम है वही लेटरल प्लेट मेसोडर्म की फॉर्मेशन करेगी और यहीं पे आगे जाके डेवलपमेंट होगी, आगे जाके क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। तो जब हम लेटरल प्लेट मेसोडर्म की बात करते हैं तो ये तो स्केलेटन बनाएगी, लिम्ब स्केलेटल प्रिकर्सर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे होगी सोमाइट सेल। जो सोमाइट सेल है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, मसल प्रिकर्सर की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। देखो मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे लिम्ब बर्ड की डेवलपमेंट हो रही है ऐसे करके, ठीक है। तो जो ये इधर वाली सबसे लास्ट वाली लेयर है ना, यहाँ तो क्या बन रहा है, AER बन रही है। AER क्या है, एपिकल एक्टोडर्म रिज, एपिकल एक्टोडर्म रिज की फॉर्मेशन हो रही है इधर, है ना। और जो इधर है वो क्या है, मीजनकाइम, मीजनकाइमल सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। मीजनकाइमल सेल का जब हम डिवीजन देखते हैं तो वहां दो तरह के जोन बन रहे हैं, एक PZ और एक ZPA, ठीक है। इसको एनलार्ज करके देखते हैं, ये देखो यूं है ये, ठीक है। ये AER है, यहाँ पे मीजनकाइमल सेल डिवाइड कर दी है, ठीक है। एक तो जोन बनता है यहां, ये है ZPA। ZPA क्या है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एजेंट, जोन ऑफ पोलराइजिंग एजेंट। एक ये है PZ, ठीक है। अच्छा, जहां ZPA की फॉर्मेशन हो रही है वो एंड है पोस्टीरियर एंड, और जहां AER की फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सा एंड है, वो है डोर्सल एंड, ठीक है। देखो बताते हैं, देखो क्या क्या बताया मैंने। एक है AER, AER तो चक्कर ही अलग है, एक्टोडर्म है, ठीक है। उसके अलावा जो मीजनकाइम सेल है वहां पे दो तरह के जोन बन रहे हैं, एक PZ एक ZPA। ZPA क्या है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एजेंट, और PZ क्या है, प्रोग्रेसिव जोन है, प्रोग्रेसिव जोन, ठीक है। जिस साइड AER है, AER बनती है डोर्सल साइड, ठीक है। अब क्या AER ही स्पेसिफाई कर रही है, AER जनरली डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, लेकिन AER जो फैक्टर्स रिलीज करेगी ना, FGF जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, वो स्पेसिफाई करेंगे कि ये डोर्सल साइड है। AER खुद स्पेसिफाई नहीं कर रही है कि ये डोर्सल साइड है, ठीक है। AER ने फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज किए हैं कुछ, जो कि क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे डोर्सल साइड बनेगी, ठीक है। और तो जब मैं एक्सिस बताऊंगी तब बताऊंगी। जोन ऑफ पोलराइजिंग एजेंट है और प्रोग्रेसिव जोन है। तो इसमें आता है सबसे पहले किसका रोल आता है कि हॉक्स जीन का रोल आता है। देखो वो क्या रहा है, इस डायग्राम को तो मैं बने रहने देती हूँ, ठीक है। हॉक्स जीन होता है HOX6 HOX10, HOX6 और HOX10। ये क्या करता है, HOX6 क्या करता है, रेटिनोइक एसिड को, रेटिनोइक एसिड की फॉर्मेशन कराता है। रेटिनोइक एसिड क्या करता है, TBX5 को एक्टिव कराता है, ठीक है। ये फोरलिन का केस है और ये हाइलिन का केस है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक्टिव होगा, है ना।
और ये किसको एक्टिव कराएगा, TBX4 को एक्टिव कराएगा। देखो जहां हॉक्स जीन जो है ना, सबसे पहले हॉक्स जीन से ही सिग्नल मिलेगा। किस चीज के लिए सिग्नल मिलेगा, कि आप TBX4 या TBX5 को एक्टिवेट करो। जो HOX6 है वो फोर लिम्ब में है, फोर लिम्ब में TBX4 भी प्रेजेंट है। वो क्या करता है, रेटिनोइक एसिड को सिक्रेशन करवाता है। रेटिनोइक एसिड क्या करता है, TBX5 को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, HOX10 जो है वो रेटिनोइक एसिड को क्या कराएगा, इंड्यूस कराएगा और TBX4 को कराएगा। ठीक है, TBX5 किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोर लिम्ब के लिए। TBX4 किसके लिए है, हाइंड लिम्ब के लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग है, बस यहाँ तक अलग है कि TBX4 और इसके बाद वाला जो आएगा वो अलग है। ठीक है, WNT जीन्स आपने सुना होगा, विंगलेस जीन भी जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे WNT2 भी एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, और नीचे वाले में क्या एक्टिवेट हो रहा है, WNT10। एक बार ये एक्टिवेट हो गए, उसके बाद तो सेम तरह का फंक्शन है। उसके बाद ये क्या करेंगी, FGF10 को रेगुलेट करेंगे, FGF10 को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक बार FGF10 एक्टिवेट हो गया, वो दोबारा से इसको करेगा, TBX4 को, TBX5 को। ठीक है, ये सारा काम किस में चल रहा है, ये सारा काम चल रहा है इधर मीसेंकाइम में चल रहा है ये सारा काम। ठीक है, अगर फोर लिम्ब है तो ये चल रहा है, हिंड लिम्ब है तो ये चल रहा है। कहाँ चल रहा है, यहाँ पे, ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये यहाँ सारा किसमें, मीसेंकाइमल एरिया का जहाँ डिवीजन हो रहा है वहां हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूँ कि एक्टोडर्म वाले रीजन में क्या हो रहा है, तो मैं दूसरे स्केच से बता देती हूँ। यहाँ अवेलेबल है तो ये ना, यहाँ से एक्टोडर्म का केस लिख रही हूँ मैं। ठीक है, FGF10 क्या करता है, WNT3A को एक्टिवेट करा देता है। WNT3A क्या करता है, FGF8 को एक्टिवेट करा देता है। ऐसे ही यहां हो रहा है, ये किसको करा रहा है, WNT3A को करा रहा है। WNT3A किसको करा रहा है, FGF8 को करा रहा है। ठीक है, जैसे ही FGF8 होगा, ये दोबारा से FGF10 को कराएगा। यानी कि क्या कर रहा है, सब एक दूसरे का सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, सब एक दूसरे की जो फॉर्मेशन है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, एक होता है रेटिनोइक एसिड और एक होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। जहां रेटिनोइक एसिड बहुत ज्यादा है, वहां फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की कंसेंट्रेशन कम मिलेगी। यानी कि मैं बात करूं कि यहां से हम बात करना स्टार्ट करते हैं, मान लो स्टाइलोपोड से बात करते हैं हम, स्टाइलोपोड, ज़ुगोपोड, ऑटोपोड। यहाँ पे रेटिनोइक एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि कहाँ, यहाँ आते आते रेटिनोइक एसिड की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में जो FGF8 है, इधर है ना FGF8, तो FGF8 की कंसेंट्रेशन यहाँ कम थी, यहाँ से जाते जाओगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, रेटिनोइक एसिड किसके लिए सिग्नल दे रहा है, TBX5 के लिए और TBX4 के लिए। ठीक है, देखो अब ये हो गया इसमें। इसके बाद जो डोर्सल एक्सिस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। डोर्सल एक्सिस कैसे डिफाइन हो रही है कि जो AER है, AER ने फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर दिया और डोर्सल साइड क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है, उसके बाद जो सोनिक हेजहॉग जीन है ना, वो पोस्टीरियर साइड को क्या करता है, डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। क्या कह रही हूं मैं, जो पोस्टीरियर साइड है उसको कौन स्पेसिफाई कर रहा है, SHH, सोनिक हेजहॉग। और ये जो सोनिक हेजहॉग है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है, ZPA वाले में प्रेजेंट है, ZPA वाले जोन ऑफ पोलराइजिंग एजेंट वाले एरिया में ये प्रेजेंट है। ठीक है, डोर्सल एंटीरियर, अच्छा जहां AER है वहां डोर्सल हो गया, उससे अपोजिट क्या हो गया है, एंटीरियर हो गया, है ना। पोस्टीरियर साइड कहाँ है, जो SHH, तो SHH से उल्टी यानी कि अपोजिट जगह क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, है ना। तो इसके अलावा क्या रह गया, डोर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। अच्छा, सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। जो AER है ना वो डिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AER किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्टल के लिए। जो डोर्सल साइड है उसके लिए WNT जीन रिस्पॉन्सिबल है, WNT7। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं
मैंने ये कहा कि दो तरह की सेल आई है, मान लो कि ये दो तरह की सेल है, ये है मेसेंकाइमल सेल, ये है एक्टोडर्मल सेल। एक्टोडर्मल सेल का काम क्या है, एपिकल एक्टोडर्म रिच बनानी है, ठीक है। इसमें दोनों तरह की सेल, यहाँ पे मेसेंकाइमल सेल है सारे में, और दो तरह के जोन बन रहे हैं। जो ये वाला जोन है, जो नीचे वाला है, ये क्या है, ZPA है, और ये ऊपर वाला कौन सा जोन है, PZ है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो स्टाइलोपोड वाला पार्ट है, यानी कि एंटीरियर पार्ट है, वहां क्या हो रहा है, रेटिनोइक एसिड की सिक्रीशन हो रही है। रेटिनोइक एसिड की सिक्रीशन हो रही है तो क्या हो रहा है कि TBX5 एक्टिवेट हो रहा है, TBX4 एक्टिवेट हो रहा है, ये WNT2B WNT10A को एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, मेसेंकाइमल सेल में हुआ ये सारा। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 ने किया है WNT3A को, ये किसमें हो रहा है, WNT3 किसमें हो रहा है, एपिकल एक्टोडर्म रिज में हो रहा है, ठीक है। WNT3A FGF8 को करें, और FGF8 दोबारा से FGF10 को, यानी कि इस वाले को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूं, इधर देख लेते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं कह दूं कि मैंने WNT7A को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, WNT7A किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, डोर्सल साइड के लिए, तो अब डोर्सल साइड बनेगी नहीं, दोनों वेंट्रल साइड बन जाएगी, ठीक है। मैं कह दूं कि मैंने सोनिक हेजहॉग को क्या कर दिया है, म्यूट कर दिया है, म्यूटेट कर दिया है, उसका फंक्शन लॉस हो गया, तो पोस्टीरियर साइड की फॉर्मेशन होगी, पोस्टीरियर साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब मैं कहूं कि AER जो है, AER मैंने कहीं से और उठा के मैंने दोबारा ग्राफ्ट कर दिया है, मान लो कि हाँ AER ऑलरेडी थी, ये AER यहाँ पे ऑलरेडी थी, और मैंने एक और AER कहीं और से लेके ग्राफ्ट कर दी, मान लो कि मैंने हाइलिन वाली ग्राफ्ट कर दी, तो क्या होगा कि न्यूमरस नंबर में डिजिट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूमेरस, ठीक है। न्यूमरस क्या होता है, जैसे कि अगर हम ड्रोसोफिला वगैरह की बात करें किसी ऐसी चीज की, तो उसमें ज्यादा विंग बन जाएंगे, एक की बजाय दो विंग बन जाएंगे, है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो यहाँ की मेसेंकाइमल सेल है, मान लो ये है फोरलिम्ब, ये है हाइंड लिम्ब, अगर मैंने यहाँ की मेसेंकाइमल सेल उठा के मैंने यहाँ रख दी, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हाइंड लिम्ब भी यहीं बनेगा और फोर लिम्ब भी यहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से जब इसको उठाया तो TBX5 तो इसमें भी है ना, सब चीजें अवेलेबल है, रेटिनोइक एसिड अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है, तो यहाँ पे फोर लिम्ब बन जाएगा, है ना। अच्छा, सारे एक्सिस बता दिए, ठीक है। अगर हम AER, अच्छा AER में एक पॉइंट हो रहे हैं, AER अगर मैं कहूँ कि स्टाइलोपोड बन गया और फिर मैंने AER हटा दी, तो क्या पूरे लिम्ब की फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी, सिर्फ स्टाइलोपोड ही बना रह जाएगा। अगर AER जल्दी हटा दी जाती है तो सिर्फ स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होगा, और मैं कहूँ कि मैंने ज़ूगोपोड भी बनने के बाद हटाया तो ज़ूगोपोड तक ही रह जाएगा, आगे फॉर्मेशन ही नहीं होगी। AER बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्यों, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो F8 है, FGF8, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लिम्ब की डेवलपमेंट के लिए, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं कह दूं कि लिम्ब की फॉर्मेशन हो गई, ये लिम्ब बन गया, ये कहीं से लिम्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इसके जो डिजिट्स हैं वो तो सारे आपस में अटैच है ना। अब हमारे को क्या कराना है, हमारे को करानी है यहाँ पे एपोप्टोसिस, इस एरिया में एपोप्टोसिस करानी है। एपोप्टोसिस होती किसकी वजह से, BMP4 की वजह से, BMP2 की वजह से, BMP7 की वजह से, BMP सिग्नलिंग की वजह से एपोप्टोसिस होती है। तो क्या हो रहा है कि BMP सिग्नलिंग तो पूरी बॉडी में चल रही है, थ्रू आउट द बॉडी चल रही है, तो आप कहोगे ऐसे तो सारी जगह एपोप्टोसिस हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल सब डिग्रेड कर दो, सब मार दो, है ना। ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि जहां हमारे को एपोप्टोसिस नहीं करानी ना, वहां नोगिन प्रोटीन होता है, कौन सा, नोगिन प्रोटीन, नोगिन प्रोटीन जहां एक्सप्रेस कर जाता है वहां एपोप्टोसिस नहीं होती। अगर मैं ये कहूं कि थ्रू आउट द लिम्ब, मैं कह दूं यहाँ सारे में नोगिन एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या डिजिट्स में गैप बनेगा, डिजिट्स में गैप नहीं बनेगा, क्यों, नोगिन जो है वो इनहिबिट कर रहा है BMP सिग्नलिंग को, और BMP सिग्नलिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैप की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। लिम्ब डेवलपमेंट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।